हेलो दोस्तों, मैं आज जीव विज्ञान साइंस में बायो पढ़ने जा रही हूँ। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं बॉटनी 8 से ब्रांच। इसमें जो है साइंस फर्स्ट चैप्टर है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। वनस्पति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन फ्लावर्स का अध्ययन कहलाता है, तो इसमें एंथोलॉजी कहलाता है। फ्लावर्स का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों व वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, तो ये पारिस्थितिकी। जीवों व वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये सूक्ष्म जैविक बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन है, तो वन के विकास के एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली विज्ञान की शाखा है, तो आनुवांशिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। पौधे में नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। संसार में पौधे के विवर्तन का अध्ययन कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलियों का अध्ययन कहलाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष
और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फफूंद का अध्ययन का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन में से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो इसका टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है टिश्यू कल्चर। इसका हो जाए ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधे का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है घटना विज्ञान कहा जाता है। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। ये साइंस का बायो का दूसरा चैप्टर इसी में ऐड कर रही हूँ। पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पिता। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लिनियस हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लिनियस है। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश ने किया था। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैनरोगैम्स में रखा गया। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैनरोगैम्स में रखा गया है। और पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को फैनरोगैम्स में और पुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। हाइड्रोफाइटस होते हैं क्या? हाइड्रो मतलब जल, जैसे जल में रहने वाला जलीय पौधे कहलाते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों के दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश एवं जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो इसका अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। सी हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु
जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षररूपी होती है। जीवाणु की साधारण इकाई क्या होती है? तो क्षररूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक गोल जीवाणु कहलाता है तो कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो स्पाइरिलम। स्पाइरिलम सर्किल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्र जिसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु कहलाता है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकार संश्लेषी आशय कहलाता है तो वर्णकीलवक। वर्णकीलवक कहलाता है। वर्णकीलवक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में कि सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटों में 64 जीवाणु बनेंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया का उपयोग होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। एनाबीना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। परिवर्तन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमने में
दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो राइजोबियम है। नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने विषाणु माने जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में नहीं होते हैं। TMV शब्द संबंधित है किससे? तो विषाणु से, वायरस से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणुओं में। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? तो वायरस है, विषाणु। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। सरगासो शैवालों के कारण पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल क्लोरोफाइसी कहलाता है? हरा शैवाल क्लोरोफाइसी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो शैवाल स्वपोषित है तो शैवाल है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो उपयुक्त सभी। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, उपयुक्त सभी होता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्लोरेला है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से। एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। कवकों द्वारा
जब संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं, विविधपोषी होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, विविधपोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? तो कवकों व उच्च पौधों की जड़ों के मध्य। कवकों व उच्च पौधों की जड़ों के मध्य। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस कहलाते हैं, कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोपोथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसैप्स से। क्लेवीसैप्स से प्राप्त हो। अगोट किससे प्राप्त होता है? क्लेवीसैप्स से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन होता है तो मुकुलन के द्वारा। जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस। एगेरिकस खाने योग्य कवक है। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे प्राप्त उत्पन्न होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो इसने ये वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किस में उत्पन्न होता है? तो मूंगफली में। टिक्का रोग उत्पन्न होता है तो मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रोड डिजीज किससे उत्पन्न होता है? तो इससे कवक में। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है कवक। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो कवक है। मशरूम क्या है? तो कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे संबंधित है? तो कवक से। एफ्लाविस जो कवक से संबंधित है। एस्परजिलस का उपयोग किससे बनाने में होता है? पनीर। एस्परजिलस का उपयोग किससे बनाने में होता है? तो पनीर बनाने में उपयोग होता है। लाइकेन जो
लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचारी हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। निम्नलिखित में कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो लाइकेन नहीं उगता है, प्रदूषित जगह में नहीं उगता है लाइकेन। और जिम्नोस्पर्म, शैवाल और स्यूडोमोनास ये सब उगता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लिटमस जो किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है तो हेलोटिज्म हेलोटिज्म कहलाता है। पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सैक्सिकॉल्स कहलाता है। सैक्सिकॉल्स कहलाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकॉर्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से होती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया से होती है। निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्थचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं तो लिवरवर्ट और मांस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला। जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजीनेला। निम्नलिखित में से किससे बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाता है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। कोरेलाइज्ड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। कोरेलाइज्ड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। विषाणु वायरस क्या है? तो ओकोशिए है। विषाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायरस अजीवित निर्जीव असत्व हैं किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया कर सकते हैं।
तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा है तो लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य के रूप में एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नाइट्रोजन निर्धारण नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो शैवाल जलीय है। निम्नलिखित में पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? तो थैलोफाइटा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया जाता है? जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया जाता है तो पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। पक्सिनिया एक परजीवी है। कवक। निम्नलिखित में कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? कौन सा किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? युगलीना संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पीय है? तो टेरिडोफाइटा अपुष्पीय है। हेलो दोस्तों, मैं तीसरा चैप्टर पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी इसमें ज्वाइन करने जा रही हूँ। मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है तो मूसला जड़ें कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। उपरिरोही मूल मिलती है किसमें? आर्किडस में। डेहलिया की जड़ें होती है कंदील तथा पुलकित होती हैं। न्यू मेटाफॉर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है तो मैंग्रोव पादपों में। आर्किडस में विलामेन जड़ें होती है तो नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं, आलू तना है, जड़ नहीं है। गाजर, शकरकंद, मूली ये जड़ हैं। अब स्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है गन्ने में पाई जाती है। स्तंभ मूल प्रोप रूट पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें में पाई जाती है। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक क्या है? जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा ये पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो केवल जड़ हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है क्या कहलाती? स्तंभ मूल कहलाती है। निम्न जोड़ी में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज ये गलत है। शंक्वाकार गाजर में होता है, प्याज में नहीं होता है। कुंभी रूप जड़ शलजम ठीक है। तुर्करूपी जड़ मूली में होता है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में होता है। ये नंबर 1 गलत है। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में पाई जाती है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ होती है। आलू का खाने योग्य भाग जड़ है, तना।
आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तो तना का। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक तना है तो आलू है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? संग्रह कहाँ करता है तो पत्तियों में करता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है तो शकरकंद का कंद नहीं है। शकरकंद का कंद नहीं। प्याज है, आलू है, अरबी का घन कंद, ये सब है, लेकिन शकरकंद का कंद रूपांतरण नहीं है तने का। निम्नलिखित में से कौन सा तना है तो तना क्या है? अदरक तना है। निम्नलिखित में से प्रोकंद का उदाहरण है तो अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा तना है तो तना जैसे तो इसी में आ जाएगा, अदरक ही होगा। इनमें से कौन सा प्रोकंद का उदाहरण है? प्रोकंद का उदाहरण कौन सा? अदरक और हल्दी, दो चीज होता है, प्रोकंद का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है तो आलू रूपांतरित तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं। क्यों अदरक तना है, जड़ नहीं? इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है, जड़ नहीं। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होती है तो शुष्कोद्भिद में। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरित है? पत्ते का। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है तो पत्ते का। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है तो पत्ता होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। पर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र पाया जाता है। पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं तो पुमांग और जयांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या होता है? फ्लोरिजन स्राव के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है तो उल्फिया है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है तो ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है तो पुष्प होता है। परागन की सुपरिभाषा परागकण का पराग कैंसर से क्लोमछिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया कहलाता है। एनीमोफिली परागन है वायु द्वारा। एंटमोफिली परागन है कीटों द्वारा। एंटमीफिली परागन है कीटों के द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है तो चिरेप्टोफिली कहलाती चमगादड़ के द्वारा। जूफिली परागन होते हैं जूफिली जंतुओं के द्वारा। जौ से जूफिली, चौ से चमगादड़, चौ से चिरेप्टोफिली।
पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है क्लिस्टोगैमी कहलाता है। क्लिस्टोगैमी पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कीट परागित पुष्पों में होता है। घोंघी द्वारा परागण कहलाता है तो मेलिकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। परागण अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद किसी प्रारूपिक पुष्पों में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजन में दी गई है। उस संयोजन की चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। तो इसका वर्तिकाग्र अंडाशय। पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो परागण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना और पौधा। ये सी हो जाएगा। पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटना कौन सा होता है? पादप में परागण होता है, उसके बाद निषेचन होता है, युग्मनज का विभाजन होता है, भ्रूण का बनना और पौधा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय। निषेचन क्रिया एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजाकरण विकसित होते हैं तो अध्यावरणों से। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है? आवृत बीजी का। अनिषेक जनन होता है तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। निषेचन के बिना फल के विकसित को कहा जाता है पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो केला है। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो सेब में। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो सेब में। इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो आम, मैंगो। एक सत्य फल परिवर्धित होता है तो किसमें? अंडाशय से। एक सत्य परिवर्धन किससे होता है? अंडाशय से। और सत्य फल कौन सा? आम है। आभासी फल का उदाहरण क्या है? तो सेब। आभासी फल का उदाहरण क्या है? तो सेब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब नहीं है सच्चा फल। नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। तो ड्रूप होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है तो मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है तो मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। लीची को रखा जाता है तो वह नट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादपों के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? तो आलू में आँख का पाया जाना। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस फल है। अनानास साइकोनस फल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो केला बेरी सम्मिलित है।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कवक। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस में नहीं होता है। बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। ऑर्किड के बीज होते हैं हल्के और सूक्ष्म। हल्के तथा सूक्ष्म। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रोजक का अंकुरण किस में पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। अधोभूमिक का अंकुरण पाया जाता है मक्का में। अधोभूमिक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो मक्का में। भूमपोरिक का अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। भूमपोरिक पाया जाता है अरंडी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है, तो जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है मूलांकुर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी कीटाहारी पादप है, तो घटपर्णी है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क स्थिति में। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है सबसे लंबा पौधा, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो घटपर्णी जलोद्भिद ये सम्मिलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी है। ऑर्किड अधिपादप है। चंदन जड़ परजीवी है, लेकिन ये नहीं है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? हल्दी। और लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह कहलाता है, तो वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? छिद्रों को रंध्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो ये पौधे के हिस्सों को भोजन का आपूर्ति करना ये है। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो श्वसन मूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग नहीं है? तो पुष्पवृत्त नहीं है। स्त्रीकेसर है, पुंकेसर है, बाह्यदल है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो इसका वर्तिकाग्र। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? वर्तिकाग्र। हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश के द्वारा होता है। विशेषीकृत जो है मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? तो पैटियोल पत्ती का भाग है, पैटियोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा नेपेथिस है। तो गाइस आज ये बायो चैप्टर का 3 लेसन हो गया। थैंक यू। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।